स्टूडेंट, वेव ऑप्टिक, 2022 सिलेबस का पहला टॉपिक है फर्स्ट वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल। नाउ बेटा, वेव फ्रंट एंड हाइगन प्रिंसिपल, फर्स्ट टॉपिक इज वेव फ्रंट एंड हाइगन प्रिंसिपल। जब एक लाइट सोर्स अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है तो लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, राइट? और उसका मीडियम चारों तरफ एक जैसा ही मीडियम है, तो लाइट की स्पीड हर तरफ एक जैसी ही दिखाई देगी। नाउ स्टूडेंट, अगर मान लो मैं इसे सेंटर लेके एक लोकस बनाता हूं जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द लाइट सोर्स, कहीं से भी चेक कर लो, इक्वी डिस्टेंट है। और आपके पास अगर यहां से लाइट की स्पीड और यहां की लाइट की स्पीड एक जैसी है, आगे और पीछे लाइट की स्पीड एक जैसी है, ऊपर और नीचे लाइट की स्पीड एक जैसी है, तो बेटा लाइट एक जैसे साथ में ऐसे जा रही है, साथ में नीचे जा रही है, साथ में ऊपर, साथ में नीचे, मतलब सबका फेज एक जैसा है। तो वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ particles which are equidistant from light source which vibrate in the same phase in a given medium। बात सही? Now this is a wave front। Now wave front कितने टाइप के हैं हमारे पास? कौन कौन से? स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। करेक्ट बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? अगर एक पॉइंट सोर्स है, लेट अस से दिस इज एक पॉइंट सोर्स है, वो हर तरफ लाइट को लिबरेट कर रहा है। अगर मैं इनके एक इक्वी डिस्टेंट के एक लाइन बनाऊं तो क्या एक 3D फिगर स्फेयर जैसा दिखाई देगा? ऐसा क्यों बोला? बिकॉज बेटा लाइट आगे भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, साइड से भी जाएगी। उन सभी को अगर मैं अपने आप को एक सेंटर मान लूं और उन सब इक्वी डिस्टेंट पॉइंट को जोड़ूं तो ये 2D फिगर होगी कि 3D फिगर होगी? जैसे फुटबॉल के सेंटर पे लाइट सोर्स पड़ा है, दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अ पॉइंट सोर्स नियर बाय। प्लेन वेव फ्रंट, अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो यहां पे जो एक वेव फ्रंट बनेगा जो कि परपेंडिकुलर होता है, दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जैसे कि ट्यूबलाइट, अगर इसके आसपास वेव फ्रंट चेक करें तो एक ऐसा वेव फ्रंट होगा, इट विल बी अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बात क्लियर है? तो तीन टाइप के वेव फ्रंट हुए, स्फेरिकल, प्लेन एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बेटा आपके पेपर में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए फोकस पे लाइट सोर्स पड़ा है, बताओ इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? तो सर अगर मेरे पास लाइट सोर्स ऐसे है तो लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद प्लेन और रिफ्रैक्शन होने से पहले स्फेरिकल। उल्टा समझो, सर अगर मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलल बीम आ रही है तो कहां जाके कन्वर्ज होंगी? फोकस पे। तो पहले प्लेन वेव फ्रंट और उसके बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर प्रिज्म है, यहां से लाइट आ रही है तो टकराने से पहले प्लेन वेव फ्रंट और टकराने के बाद भी प्लेन वेव फ्रंट। बात सही? चलिए अब और सुनते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है। बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल दो प्रिंसिपल है। नंबर वन, एवरी वेव फ्रंट acts like a source for another wave front which is called secondary wave front in the progressive manner। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एक लाइट सोर्स है, उसने अपने आगे एक वेव फ्रंट जनरेट किया, तो उसके आगे एक और वेव फ्रंट जनरेट होगा। उसे कौन जनरेट करेगा? ये वाला। हमें ऐसा लगेगा कि जैसे जो सेकंड वेव फ्रंट जनरेट हुआ है वो सेकंड वेव फ्रंट किस वजह से हुआ है? ड्यू टू फर्स्ट। मतलब एवरी वेव फ्रंट जनरेट अनदर वेव फ्रंट जो उसके आगे प्रोड्यूस होता है। क्या बात क्लियर है? सेकेंड,
जो हाइगन्स का प्रिंसिपल है वो एक्चुअली में फर्स्ट को ही सपोर्ट करता है। कैसे? मान लो ये लाइट सोर्स है और ये पहला वेव फ्रंट बन गया है, तो क्या पहले वेव फ्रंट के सभी पॉइंट ऐसे ग्लो कर रहे हैं? अगर मैं यहां से छोटे छोटे से वेव फ्रंट्स ड्रॉ करूं लाइक दिस और इन सबकी आउटर टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो क्या ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है? क्या यही हाइगन्स का सेकेंड प्रिंसिपल भी है कि पहले वेव फ्रंट के सभी पॉइंट जो ग्लो कर रहे हैं उनके आउटर टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो वो जो एक रिजल्टिंग वेव फ्रंट होगा दैट एक्ट लाइक अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो क्या सेकेंड प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल को ही सपोर्ट करता है? यस। क्या बात समझ आ रही है? अब हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके आपके सिलेबस में दो चीजें हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना। देखो कैसे करेंगे बेटा। मान ले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेट अस से दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से लाइट आ रही है और यहां से लाइट आने के बाद लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो लाइट कैसी आ रही है सर? प्लेन पैरेलल आ रही है। तो किस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा? तो बनाइए प्लेन वेव फ्रंट। यहां से आते 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 यहां पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और सर वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट से कितने एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे होता है सर। तो पक्की बात ये 90 डिग्री है, इसको नाम दे देते हैं टी। रिफ्लेक्शन होने के बाद रे ऐसे जा रही है सर, पैरेलल जा रही है, तो किस टाइप का वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। तो सर यहां पे आने के बाद बी पोजीशन से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, इसको नाम दे दीजिए यू। क्या बात क्लियर है बेटा? क्या ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है? हाँ सर। बेटा क्या मेरे पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है? यस सर। अगर ये आई है तो बच्चे ये कितना है? 90 माइनस आई। और बेटा ये कितना है? 90 माइनस आर। अच्छा सर, अगर ये 90 माइनस आर है तो ये एंगल कितना है? आर, क्योंकि 90 में से 90 माइनस आर गया तो आर। बच्चे ये एंगल कितना है? आई। 90 में से 90 माइनस आई गया तो आई। इस राइट एंगल को देखिए, इन राइट ट्राइंगल क्या नाम इसका? ए टी बी एंड ट्राइंगल बी यू ए। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए बेटा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों 90, ये दोनों 90। क्या बात सही? और ये वाली साइड दोनों में कॉमन, ए बी साइड दोनों में कॉमन। अच्छा, व्हाट अबाउट टीबी एंड ए यू, इसमें क्या रिलेशन है? टीबी दोनों बराबर हैं। कैसे पता सर? वो इसलिए पता सर क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर आपके पास दोनों रेज को एक साथ रिलीज किया गया था, दोनों रेज को एक साथ रिसीव किया गया, तो दोनों का टाइम सेम। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि बेटा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, स्पीड ऑफ लाइट c, डिस्टेंस tb और टाइम t1। अब आपके पास स्पीड इक्वल्स टू टीबी इन बाय टी, तो बेटा टी कितना आ गया? अच्छा, टीबी इज सी इंटू टी, सी इंटू टी। क्या बात क्लियर है? अच्छा बेटा, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्शन होने के बाद ए यू पे गया, तो आप देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर ए से यू में भी तो स्पीड सी ही रहेगी, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सर टाइम भी सेम रहेगा। तो ए यू कितना आ गया? सी टी। क्या मैं देख रहा हूं कि टीबी और ए यू सेम है? क्या हमें पता है कि दोनों के बीच की कॉमन साइड है? क्या मुझे पता है कि दोनों 90 डिग्री पे हैं? तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? यस और नो? ए टी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल
BUA by राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड कॉमन साइड। और अगर RHS प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या एंगल I इक्वल्स टू एंगल R बाय CPCT। क्या बात समझ आ रही है? दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ। अच्छा, एक और भी है आपके सिलेबस में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। वो कैसे करते हैं, चेक करते हैं। देखिए नाउ, मान लो ये एक ग्लास है, यहां से लाइट आ रही है, एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है। तो एयर से आते समय इसकी स्पीड c, जब ग्लास में एंटर होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकल डेंसर रहेगी तो सर नॉर्मल की तरफ बेंडिंग दिखा दीजिए आप, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग दिखा दीजिए आप। रेस कैसे आ रही हैं? तो किस टाइप का वेव फ्रंट? तो बनाओ सर प्लेन वेव फ्रंट। इसको नाम दे दो सर A, इसको नाम दे दो सर B, इसको नाम दे दो T। कैसे जा रही हैं? किस टाइप का वेव फ्रंट? तो सर प्लेन वेव फ्रंट बना दीजिए सर, नाम दे दो इसको सर U, 90 डिग्री, 90 डिग्री। बात सही? नाउ स्टूडेंट, ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये I तो ये एंगल कितना? 90 माइनस। अगर ये R तो ये एंगल कितना? 90 माइनस। अच्छा, अगर ये 90 माइनस I, ये पूरा 90 है तो ये एंगल कितना? I। ये 90 माइनस R तो ये एंगल कितना? और आपको प्रूफ क्या करना है? स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? म्यू इक्वल्स टू साइन I बाय, क्या यही प्रूफ करना है? तो क्या मुझे एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढना चाहिए जिसमें साइन I आ जाए? तो कहां है वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें साइन I आ जाए? ट्रायंगल APB। ट्रायंगल सर निकालो ना साइन I। साइन I का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन इसका? TB। और हाइपोटेन्यूज कौन इसकी? AB। अच्छा सर साइन R निकालो सर, यहाँ पे साइन R। परपेंडिकुलर कौन इसका? AU। हाइपोटेन्यूज कौन इसकी? AB, है ना? सर दोनों को डिवाइड कर दो तो साइन I बाय साइन R आ जाएगा। सर डिवाइड कर दोगे तो साइन I बाय साइन R आएगा। देखो साइन I बाय साइन R, क्या AB को कैंसिल करेगा? क्या मेरे पास बचेगा TB बाय AU? यस और नो? बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, बेटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। यस सर, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बेटा टीबी डिस्टेंस है आपके पास, स्पीड इनटू टाइम, और एयू भी तो डिस्टेंस है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। सर टी ने टी को काट दिया, बचा क्या? मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, इसको क्या कहते हैं? क्या यही प्रूफ करना था? हो गया प्रूफ? चलो डन। दिस इज योर हाइगन्स प्रिंसिपल। नाउ कम टू द टॉपिक CBSE 2022, wave front and Huygens principle, reflection and refraction of plane wave at plane surface using wave front, proof of law of reflection and refraction using Huygens principle. Next is interference and Young's double slit experiment and expression for fringe width, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। मतलब आपको इसके अंदर सिर्फ
इसके एक्सप्रेशन जानने हैं। ऑल्दो जब हमने क्लासेस करी थी तब मैंने आपको इसकी पूरी पूरी डेरिवेशंस करवाई थी, सिर्फ एक्सप्रेशंस आपको जानने हैं। तो अभी मैं आपको एक्सप्रेशंस बता रहा हूं, देखो। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस when two or more light waves of similar energy superimpose to produce another wave whose energy differs from the two superimposing waves. This phenomena is called interference. बेटा इंटरफेरेंस कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव के अंदर आपका क्रस्ट के साथ लाई करता है और ट्रफ के साथ लाई करता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट ट्रफ के साथ लाई करता है। इसे आउट ऑफ फेज भी कहते हैं बेटा। जब क्रस्ट ट्रफ के साथ आता है इसे कहते हैं आउट ऑफ फेज, और जब क्रस्ट के साथ आता है इसे कहते हैं इन फेज। स्टूडेंट, आपके पास जब एक क्रस्ट के साथ सुपर इंपोज करता है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एक क्रस्ट ट्रफ के साथ सुपर इंपोज करता है इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा करने से एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ऐसा करने से एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। क्या बात क्लियर है? तो ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड आपको दिखाई देता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आपको दिखाई देता है वो कितना होता है? बोलो बेटा, वो कितना होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? 11th क्लास का फॉर्मूला है ये, अंडर रूट ऑफ करेक्ट। बेटा इसमें A1 A2 होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, इसमें फाई होता है फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। क्या बात क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर अगर आपको फॉर मैक्सिमम चाहिए, फॉर मैक्सिमम cos phi इक्वल्स टू 1, सर cos phi इक्वल्स टू 1, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2, तो R मैक्स हो जाएगा कितना? R मैक्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A2 का स्क्वायर, दैट इज A1 प्लस A2। अच्छा, अगर मेरे को मिनिमम के लिए बात करनी है, फॉर मिनिमम, तो cos phi मिनिमम कितना होता है? अगर cos phi मिनिमम -1 होता है तो ये हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2A1 A2 विच इज ऑफ A माइनस B का होल स्क्वायर। तो R मिनिमम कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ A1 माइनस A2 का, दैट इज A1 माइनस A2। बेटा cos phi मैक्सिमम कितना होता है? cos phi मैक्सिमम होता कितना है सर? +1 +1। cos की कौन सी वैल्यू +1 के इक्वल होती है? 0 डिग्री, 0, फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब हर इवन मल्टीपल। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं कि पाई मैक्सिमम होगा 2n पाई, where n will start from 0, 1, 2 and so on। क्या बात क्लियर है? बेटा cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? कौन से एंगल पे? पाई पे, फिर 3 पाई, फिर मतलब सभी ऑड मल्टीपल पे, है ना? तो अगर इसका जनरल देखा जाए तो पाई मिनिमम कितना होगा? लेट अस से 2n + 1 पाई, ठीक। तो यहाँ पे n की वैल्यू स्टार्ट करी मैंने 0, 1, 2 एंड सो ऑन। क्या बात क्लियर है? चलो डन। आगे देखते हैं, इंटेंसिटी पे बात करते हैं। स्टूडेंट, इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन
striking per unit area in a given time interval, that is called intensity. That is called intensity. बेटा इंटेंसिटी क्या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। क्या बात क्लियर है? क्या हम लोगों को पता है कि आर का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ, फिर से बोलो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। क्या फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए? क्या इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है? तो क्या मैं इसको a स्क्वायर तो ऐसा लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ k टाइम्स ऑफ I1 बाय k, a2 को मैं लिख सकता हूं I2 बाय k। अरे बेटा ये देख, क्या इंटेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं ना? तो इससे कोई कंफ्यूजन मत करना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब I बाय k प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 बाय k अंडर रूट ऑफ I2 बाय k cos फाइ। करेक्ट कह रहा? एंड ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ I बाय k। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दूं तो कितना आएगा आंसर? I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2। ये जनरल फॉर्मूला मेरे पास इंटेंसिटी का दिखाई देगा। ठीक, इसमें भी अगर एक चीज देखें, इफ स्पेशल केस, इफ इस पे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी और एग्जाम में भी आया हुआ है कई बार। इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 हो जाए तो I0 हो जाएगा, तो I कितना आ जाएगा सर? I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट I0 cos फाइ। यस और नो? बेटा क्या लिख सकता हूं मैं इसे? 2I0 प्लस 2I0 cos फाइ दैट इज इक्वल टू I रिजल्टेंट। सर आप इसमें से 2I0 कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर मैंने 2I0 कॉमन निकाल लिया तो I विल बी इक्वल टू 2I0 ब्रैकेट में बचा 1 प्लस cos फाइ। और क्या मुझे याद होना चाहिए कि 1 प्लस cos फाइ का आंसर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर फाइ बाय 2 है ना? तो I रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 4I0 cos स्क्वायर फाइ बाय 2। और बेटा अगर तू अब पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के देखे तो आपके एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर k है तो बताओ जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो जाएगा उस समय इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है, लेकिन सर यहां पे तो फाइ का मतलब फेज डिफरेंस है, फाइ का मतलब पार्ट डिफरेंस कहां से आ गया? तो क्या हमने रिलेशन पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में पढ़ रखा है? विच इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो था कि पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 3 है, सर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 3 डाल दो वहां पे, फिर वहां से फेज डिफरेंस आ जाएगा, उसको यहां यूज कर लो तो इंटेंसिटी आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? ठीक, अच्छा और सुनते हैं स्टूडेंट, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी वो भी चेक कर लेते हैं। इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या निकला हमारे पास? 4 टाइम्स ऑफ I0 cos स्क्वायर फाइ बाय 2 व्हेन I1 इक्वल्स टू I2, व्हेन I1 इक्वल्स टू I2। अगर उसमें ये वाला फैक्टर 1 हो जाए तो इंटेंसिटी मैक्सिमम 4I0, और अगर ये वाला फैक्टर 0 हो जाए इंटेंसिटी 0। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे कहते हैं कि सर cos फाइ नेगेटिव भी तो हो सकता है, -1 भी तो हो सकता है, लेकिन बेटा ध्यान से देखो उसका स्क्वायर है
तो फिर आंसर नेगेटिव नहीं रहेगा। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी ही पॉसिबल है? 0। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? 4I0। मिनिमम कितनी पॉसिबल है? 0। क्या बात क्लियर है? चलिए, अब इंटरफेरेंस होने के लिए यहां पे आपका एक क्वेश्चन आता है, सस्टेन इंटरफेरेंस, मतलब जिसमें आप इंटरफेरेंस अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिए होता है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस? टू यूज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, वेवलेंथ मैच करे, एम्पलीट्यूड शुड मैच, फेज डिफरेंस शुड बी 0 और कांस्टेंट, एंड द टू वेव्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर। बात सही। लेकिन ऐसे दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमें मिले ही नहीं हैं जो कि ये सारी चीजें फॉलो करते हो। इसीलिए हमें कोहेरेंट सोर्स बनाना पड़ता है यूजिंग सिंगल सोर्स। अब वो कैसे बनाएं? एक ही सोर्स, ये मान लो एक ही सोर्स है, इसके आगे एक छोटी सी स्लिट बना दी, एक छोटी सी स्लिट बना दी, यहां से लाइट आ रही थी और हमने क्या किया, इसके आगे दो स्लिट्स बना दी। अब लाइट इन दोनों स्लिट से बाहर निकलेंगी। अब लाइट यहां से भी बाहर आ रही है और लाइट यहां से भी बाहर आ रही है। क्या बात समझ आ रही है? यस और नो? और आपको स्क्रीन पे एक पैटर्न दिखाई देगा और इतने हिस्से में जहां पे दोनों सुपर इंपोज कर रही हैं, इतने हिस्से में आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगी। बात सही। इसे कहा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां पे आपको लाइट ऑब्जर्व होगी और इस पॉइंट P पे, जो कि सेंटर पोजीशन से मैंने y डिस्टेंस मान लिया, इसको मैं स्क्रीन एंड स्लिट डिस्टेंस कैपिटल D ले रहा हूं, स्मॉल d आपको स्लिट विड्थ ले रहा हूं, लैम्डा जो आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से चीजें आपसे पूछी जाती हैं, देखो स्टूडेंट। सबसे पहले पाथ डिफरेंस। बेटा पाथ डिफरेंस, मैक्सिमा पाथ डिफरेंस कितना है? n लैम्डा। पाथ डिफरेंस मैक्सिमम कितना होता है? पाथ डिफरेंस। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को जो अभी मैंने बताया था ना, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशनशिप बढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि फेज मैक्सिमम कब होगा? 2n पाई। तो फाई की जगह 2n पाई डाल दो तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? n लैम्डा। और अगर फेज डिफरेंस मिनिमम डाल दो, मिनिमम कितना आया था फेज डिफरेंस? 2n + 1 पाई, है ना? और फेज और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन था? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। मिनिमम वैल्यू 2n + 1 यूज करें तो वहां से पाथ डिफरेंस मिनिमम आ जाएगा। तो वो कितना आएगा? 2n + 1 लैम्डा बाय 2। इसमें n की वैल्यू कहां से बिगिन करी थी? 0, राइट, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है y, मतलब पोजीशन मैक्सिमम मिनिमम। पोजीशन मैक्सिमम ये कितना आता है? n लैम्डा d बाय स्मॉल d। और y मिनिमम कितना आता है? 2n + 1 लैम्डा d बाय 2d। बेटा ध्यान से देख, अगर आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न चेक कर सकते हैं, n लैम्डा ही तो लिखा है d बाय स्मॉल d। और अगर आप ध्यान से देखें 2n + 1 लैम्डा बाय 2 ही तो लिखा है d बाय स्मॉल d, यही तो लिखा है। अब दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। बेटा दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ। दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ।
सर टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास या टू कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ। क्या बात क्लियर है? अच्छा सर, तो फ्रिंज विड्थ कितना आएगा इन दोनों? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। आपको ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं। फिर इंटरफेरेंस का एक ग्राफ भी बनता है, उसको भी देखो। और वो ग्राफ बनाना भी इजी है। देख कैसे बेटा, y मैक्सिमम मिनिमम, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करता जाऊं तो वो मैक्सिमम पोजीशंस आ जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करता जाऊं तो y मिनिमम पोजीशंस आ जाएंगी। अभी अभी मैंने आपसे कहा था इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? 4I0। इंटेंसिटी मिनिमम कितनी होती है? 0। तो इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन का अगर मैं आपसे ग्राफ की बात करूं, सर ऐसे इंटेंसिटी मैक्सिमम हमारी √I1 प्लस है ना? जब I1 I2 अलग अलग हो, I1 I2 अलग अलग यहाँ पे हो ही नहीं सकते क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे जो दो हम सोर्सेज यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक ही सोर्स तो है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही तो है। A1 A2 तो सेम ही है, तो I1 I2 तो सेम होने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए 4I0 ही हो जाएगा। अगर दो अलग अलग एम्पलीट्यूड्स होते तो मैं कहता ना कि I1 I2 आर डिफरेंट। क्या बात क्लियर है? अब सोच इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? सर इंटेंसिटी का ग्राफ मैक्सिमम होगा कितने पे? 4I0। और मिनिमम कितने पे होगा? 0। और ग्राफ देखो कैसा बनेगा? स्टूडेंट ध्यान से देख, क्या ये मैक्सिमम है? क्या ये भी मैक्सिमम है? क्या ये भी मैक्सिमम है? हाँ सर। और क्या ये मिनिमम है बेटा? क्या सर क्या ये मिनिमम है? क्या बेटा ये मिनिमम है? क्या बेटा ये मिनिमम है? हाँ। अब पोजीशंस कहां कहां पे लोकेट करना सर? सर ये मैक्सिमम है, ये n इक्वल टू 0। सर उसके बाद फिर जब मैक्सिमम मिलेगा तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 डालना जरा यहाँ पे। लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। सर लैम्डा डी बाय स्मॉल डी या लैम्डा डी बाय स्मॉल डी? आया नहीं आया? आजा सर। यहाँ पे क्या है? मिनिमम, मतलब n की वैल्यू 1 डालो और कहां पे? मिनिमम पे। नहीं यहाँ पे 0 डालो, 0 से स्टार्ट हुई थी ना, 2n प्लस 1 यूज किया था तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट की थी, 0 डालो। लैम्डा डी बाय 2d, तो ये वाली पोजीशन क्या हुई? लैम्डा डी बाय, ये वाली लैम्डा डी बाय 2d, ये वाली n की वैल्यू 1 डालो। क्या बात समझ आई? ठीक। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमम पोजीशंस एंड मिनिमम पोजीशंस। आपको इस पे ना क्वेश्चंस कैसे कैसे आपको पेपर में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो इस पूरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को उठा के एयर की बजाय हम वाटर में डिप कर दें तो फ्रिंज पैटर्न पे क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व करेंगे? बेटा आपके पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। और वाटर का 4/3 या 1.33 है ना? अच्छा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेवलेंथ कम, उसमें वेवलेंथ कम। अगर वेवलेंथ कम हुई तो बीटा डिक्रीज हो जाएगा और बीटा डिक्रीज हो जाएगा। क्या बात सही? दूसरा क्वेश्चन, अगर इसमें हम व्हाइट लाइट की बजाय व्हाइट लाइट यूज करने लग जाए रादर देन मोनोक्रोमेटिक लाइट तो आपके पास कैसा फ्रिंज होगा? सर कलर्ड पैटर्न्स दिखाई देने लग जाएंगे। फ्रिंजेस रहेंगे तो वही ब्राइट, आपके पास ब्राइट और डार्कनेस, लेकिन आपको परफेक्ट डार्क या परफेक्ट ब्राइट दिखाई नहीं देंगे, आपको कलर्ड बैंड्स दिखाई देंगे। जैसे कि आपको विबग्योर जैसा दिखाई देगा। बेटा ध्यान से देख, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो उस समय जहां पे रेड आएगा वहां पे बीटा बढ़ जाएगा, और जहां पे वॉयलेट कलर आएगा वहां पे बीटा डिक्रीज हो जाए, तो जो बीटा है वो वेरी करेगा। क्या बात सही है?
अब सोच बेटा, बीटा इज डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आता है आपके सिलेबस में। अगर मान ले ऑरेंज कलर की बजाय मैं रेड कलर यूज करने लग जाऊं, ब्लू कलर, ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है पेपर में, तो बताओ सर, तो फिर रेड बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंगली अगर आप बड़ी वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं तो बीटा बढ़ेगा, अगर आप छोटी वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास बीटा डिक्रीज होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आपके सीबीएसई बोर्ड है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ नो डेरिवेशन, ओनली फाइनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, कोहेरेंट सोर्स एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। मतलब अगेन इसकी कोई डेरिवेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिफ्रैक्शन के अंदर आपके पास, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मतलब मल्टीपल ग्रिड्स वाली डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक सिंगल स्लिट वाली डिफ्रैक्शन है। नाउ आगे बात करते हैं, देखो बेटा, व्हाट इज डिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू शार्प एजेस, ठीक है, जिस वजह से एक वहां पे या तो डार्कनेस या ब्राइटनेस आप ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम शैडो के नाम से जानते हैं, या तो उस जगह पे, बेटा ध्यान से देख, अगर डिफ्रैक्शन, सोच अगर ये ऑब्स्टेकल है, ये एक ऑब्स्टेकल है, ठीक, यहां से लाइट आ रही है और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं, डार्कनेस, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा। यहां लाइट आई तो कुछ भी नहीं। अच्छा, लाइट अगर मान लो जरा सी डिफ्रैक्शन होती ही नहीं, उसमें डिफ्रैक्शन नहीं होती, तो यहां पे क्या दिखाई देता? लाइट डार्क। बिल्कुल कॉर्नर पे हिट हुआ, अगर मान लो डिफ्रैक्शन नहीं होती, अरे नहीं, ये कहीं नहीं, यहां पे क्या दिखाई देता? डार्क। यहां पे क्या दिखाई देता? डार्क। क्या बात क्लियर है? अगर लाइट में डिफ्रैक्शन नहीं होती तो यहां इस पॉइंट पे क्या दिखाई देता? जो लाइट बिल्कुल एज पे आके हिट कर रही है, लेकिन ये लाइट जो एज पे आके हिट कर रही है वो हल्की सी बेंड हो जाती है, और जहां डार्क दिखना चाहिए था वहां डार्क दिखाई नहीं देता है। क्या बात सही? वहां डार्क दिखाई नहीं देता है। सिमिलरली ये वाला एज, यहां पे आके लाइट हिट होती, मान लो लाइट में डिफ्रैक्शन नेचर होती ही नहीं, तो यहां क्या दिखाई देता? डार्क। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, तो लाइट हल्की सी ऐसे बेंड हो जाती है और हमें वहां पे डार्क दिखाई नहीं दे, मतलब उसने शेडो को इफेक्ट किया। सर यही सेम काम आप स्लिट के साथ भी कर सकते थे बेटा, यही काम आप स्लिट के साथ कर सकते हो। वो कैसे सर? देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे ऑब्स्टेकल की बजाय स्लिट होती लाइक दिस, ऐसे, अगर मान लो लाइट में डिफ्रैक्शन नेचर जरा भी नहीं होता, तो जो लाइट सीधी आती वो यहां से सीधी निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा हो जाता। तो यहां तक डार्क दिखता, यहां तक डार्क दिखना चाहिए था, यहां तक डार्क दिखना चाहिए था, और इतने हिस्से में ब्राइट दिखना चाहिए था। अरे यही होता ना, यही होता ना अगर लाइट का डिफ्रैक्शन नेचर जीरो होता तो। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, लाइट हल्की सी ऐसे बेंड कर जाती है, बहुत माइन्यूट सी, तो लाइट यहां तक चली जाती है, लाइट हल्की सी माइन्यूट सी डिफ्रेक्ट कर जाती है और लाइट यहां दिखाई देती है। मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखाया, एक्चुअली में इतना होता नहीं है। नाउ तो जितना डार्क होना चाहिए था उससे कम डार्क है, इतने हिस्से में डार्कनेस है, यहां पे भी ब्राइट हो गया, तो ब्राइट इतने हिस्से में दिखाई देने लगता है, तो शेडो इफेक्ट हो गई ना। तो डिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट शार्प एजेस पे टकराती है और उसकी शेडो इफेक्ट हो जाती है।
दिस फिनोमिना इज रेफर्ड एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दो टाइप की है। पहला बोलो, डिफ्रैक्शन दो टाइप की होती है। फर्स्ट फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन एंड सेकेंड फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन। पहली कौन सी? फ्रैक्शनल। दूसरी कौन सी? फ्रैनहोफर। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन? जिसमें लाइट सोर्स कहाँ होता है? नियर बाय। जिसमें लाइट सोर्स कहाँ होता है? और फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन जिसमें लाइट सोर्स कहाँ होता है? यस। और उससे लाइट कैसी आती है? पैरेलल। उससे लाइट पैरेलल आती है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब पैरेलल बीम अगर आती है तो क्या हम लोगों को पता है कि पैरेलल बीम एक सनलाइट है जिससे आती है, लेकिन तब भी लाइट सिग्निफिकेंट रहती है। लेकिन हमारी डिपेंडेंसी हो गई किस पे? सनलाइट पे। और हम ऐसा नहीं चाहते। तो लेबोरेटरी में हम फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? लेंस के थ्रू। वेरी गुड। कौन सा लेंस? लाइट सोर्स कहां रखोगे? उससे क्या होगा फोकस पे रखने से? आपके पास मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पे लाइट सोर्स रख दो, तो जो लाइट ऐसे जाएगी क्या वो पैरेलल निकलेगी? यस और नो? और उसके बीच में ऑब्स्टेकल लगा दो, मैक्सिमम लाइट सीधी जाएगी। मैक्सिमम मतलब अगर आप इसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, मैक्सिमम लाइट सीधी जाएगी और यहां पे इसके फोकस पे लाइट मिल जाएगी। मैक्सिमम लाइट ऐसा होगा। लेकिन कुछ रेशियो ऑफ लाइट ऊपर या नीचे भी तो जाएगी ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो सर कुछ रे ऊपर जाएगी और कुछ रे नीचे भी तो जाएगी। हाँ हाँ जी। नहीं बेटा, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, एक्चुअल बेंडिंग तो बहुत कम होती है। अब देखो, अगर ऊपर एक लेंस लगाओगे तो ये कहां मिलेगी? इसके फोकस पे। तो सर इसके फोकस पे, तो यहां से ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया इसका फोकस, और लाइट मिली हमें स्क्रीन पे यहां पे। इसी तरह नीचे भी मिलेगी, है ना? इसी तरह नीचे भी मिलेगी। मान लो लाइट थीटा एंगल से डेविएट कर गई, ये ऐसा है बच्चा। अब देख, ये हो गई मेरे पास स्लिट विड्थ, दिस इज द डी, और लाइट कैसी जा रही है? पैरेलल। तो किस टाइप का वेव फ्रंट? तो सर बनाइए प्लेन वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट क्या रे से 90 डिग्री पे होता है? हाँ सर, 90 डिग्री पे होता है। इसको नाम दे दो S1 P, नहीं P मैं इसको दे देता हूं, इसको नाम देते हैं लेटर से C। ठीक, तो S2 से लेके C तक ये हो गया मेरे पास पाथ डिफरेंस। तो बेटा आपको पाथ डिफरेंस कितना आता है इस केस में? जी, डी साइन थीटा। कितना आता है? डी साइन थीटा। When angle is small and measured in radian, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? डी टैन थीटा। हाँ, लेकिन टैन थीटा मैं क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन है स्टूडेंट। इसको नाम देते हैं लेटर से m। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं y, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं d, मतलब स्क्रीन से स्लिट तक की दूरी। तो बेटा इस ट्रायंगल को ध्यान से देख, एन पी एम, ये वाला ट्रायंगल, उसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। और टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? डी वाई बाय कैपिटल डी शुड बी इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस। बहुत बढ़िया सर। तो y कितना आ गया? y आ गया कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू पाथ
डिफरेंस इनटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस मैक्सिमा और मिनिमा, याद करो जब हम अपनी क्लासेस कर रहे थे तब मैंने आपको यहाँ पे वेव्स बना के दिखाई थी और मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव वेव है और नेगेटिव वेव है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। वो आपके पास अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वेव आई और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर गई तो मिनिमा की कंडीशन है। इसी तरह अगर दूसरी वेव आई तो भी मिनिमा की कंडीशन। तो जनरल इक्वेशन फॉर पाथ डिफरेंस मिनिमा कितना आता है बेटा? पाथ डिफरेंस मिनिमम कितना आता है? पाथ डिफरेंस मिनिमम एन लैम्डा आता है, जो कि मैक्सिमा की कंडीशन होती है इंटरफेरेंस वाली। तो आपके पास y मिनिमम कितना आएगा यहाँ पे? अरे एन लैम्डा डी बाय क्या याद करो ये इंटरफेरेंस की मैक्सिमम कंडीशन थी। अच्छा, अगर पाथ डिफरेंस मैक्सिमम की बात पूछूं तो कितना आता है? 2n + 1 लैम्डा बाय 2। तो अगर मैंने तेरे से यहाँ पे पूछा होता y मैक्सिमम कितना आता? 2n + 1 लैम्डा डी बाय 2d। लैम्डा डी बाय, क्या बात क्लियर है? याद रखना यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक। अच्छा, अब इसका भी ग्राफ बनता है इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन, लेकिन इसका जो ग्राफ बनता है उसमें इंटेंसिटी बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज कर रही होती है। तो लाइट का डिफ्रैक्शन नेचर बहुत कम है, इसलिए इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो सर इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा बनता है इसका? देखो, इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। क्या ऐसा ग्राफ होता है? बेटा क्या हम ये जानते हैं कि ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, लेकिन ध्यान से देखो मैक्सिमा होने के बाद भी इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती जा रही है ग्रेजुअली, जबकि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटीज ऑफ ऑल मैक्सिमाज आर सेम। यहां पे अगर मैं देखूं तो इंटेंसिटी मैक्सिमास की रेगुलरली डिक्रीज होती जा रही है। क्या बात क्लियर है? हमने y मैक्सिमम और y मिनिमम निकाली थी। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो क्या ये मिनिमम है और ये मिनिमम है? बेटा क्या हमने y की पोजीशन n लैम्डा d बाय स्मॉल d निकाली थी? किसकी? ये मिनिमम की कंडीशन है मैक्सिमम की? फॉर डिफ्रैक्शन ये मिनिमम की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? n की वैल्यू जरा 1 डालियो, लैम्डा d बाय, तो सर ये हो गई लैम्डा d बाय स्मॉल d, पहला मिनिमम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? लैम्डा d बाय स्मॉल d। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? लैम्डा d बाय, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस कितना है? 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो क्या मैं जानता हूं कि लैम्डा d बाय स्मॉल d को हम फ्रिंज विड्थ के नाम से जानते हैं? तो क्या ये ट्वाइस ऑफ फ्रिंज विड्थ हुआ? तो सेंट्रल विड्थ जो है वो डबल होता है फ्रिंज विड्थ के, है ना? तो दूसरा डिफरेंस क्या हुआ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में? इंटरफेरेंस के अंदर सारे कंसेक्यूटिव मैक्सिमास या सारे कंसेक्यूटिव मिनिमास इक्वी डिस्टेंट होते हैं, जबकि डिफ्रैक्शन के अंदर आप बात करो तो सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ का होता है। बात सही है? ओके। इंटरफेरेंस में 2 सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डिफ्रैक्शन में एक स्लिट, एक सोर्स की। वहां पे हम 2 वेव्स को आपस में इंटरफेयर करवाते थे ना, यहां तो एक ही स्लिट है, हमने तो 2 सोर्सेज यूज ही नहीं किए। क्लियर? चलिए लिखिए इसे। स्टूडेंट
एक वर्ड आता है इसमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बेटा ध्यान से देख, लॉजिक से बात करते हैं, कुछ नहीं है। क्या अभी अभी हम बात कर रहे थे पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू बोलो, अरे डी साइन थीटा। अगर थोड़ा लॉजिक से याद रखे तो हमें चीजें लर्न हो जाएंगी, क्रैम नहीं करनी। पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू डी साइन थीटा। क्या बात क्लियर है? और हमने अभी भी बात की थी कि पार्ट डिफरेंस को हम एन लैम्डा लिख सकते हैं इन केस ऑफ मिनिमा। अब सोच, मिनिमा कहाँ है? सर मिनिमा यहां है और मिनिमा यहां है। अरे मिनिमा यहां है तो यहां के मिनिमा से एंगल बनाओ टेंजेंट, यहां के मिनिमा से एंगल बनाओ टेंजेंट वाला, है ना? सर ये एंगल एक्चुअली में बहुत छोटे हैं, और आप कौन सा मिनिमा की बात कर रहे हो? फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट मतलब n इक्वल्स टू, तो सर n की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे। सर n की वैल्यू 1, डी साइन, क्या डी साइन? क्या बेटा? 2n+1 कौन से केस में होता है? बेटा आपके पास 2n+1 जब हम पोजीशन निकालते हैं y की वैल्यू 2n+1 लैम्डा d बाई 2d, पार्ट डिफरेंस तो n लैम्डा था ना। एक चीज बता, d को मैं नीचे भी ला सकता हूं बेटा, d को मैं, तो क्या लैम्डा बाय स्मॉल d इक्वल्स टू, व्हेन एंगल इज स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। तो क्या लैम्डा बाय d को आप थीटा के नाम से भी जानते हो? अरे यही तो है एंगुलर विड्थ, एंगुलर फ्रिंज। किसके अंदर? आपके पास, हाँ वहां पे अगर, अब सोच, क्या लैम्डा बाय डी ही है ना, एंगल के बीच में जो विड्थ है वो क्या है? लैम्डा बाय डी। अब यहाँ पे दिखा के ना बच्चों को बीटा की टर्म्स में भी शो करने लगते हैं, तो क्या हुआ? बीटा की टर्म में भी शो कर दो, इसमें क्या हुआ? बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, यही होता है ना? यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, लैम्डा बाय स्मॉल डी को आप बीटा बाय कैपिटल डी के नाम से भी जानते हो? तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, बीटा बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू, है ना? तो ये इसके लिए मुझे कोई क्रैमिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी है, इसलिए तो अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट। लिख लीजिए